नमस्कार साथियों, कैसे हैं? ठीक है ना? एकदम स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। तो उसी तैयारी की सीरीज में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उसके लिए आप लोगों को ये पूरी वीडियो देखना पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पर्टिकुलर लेकर के आया हूं, और इन क्वेश्चंस में आपको ऑर्गेनिक की जो सीरीज चल रही थी वही ऑर्गेनिक की सीरीज कंप्लीट कर रहा हूं। हाइड्रोकार्बन से जुड़े हुए क्वेश्चन लगातार मैंने दिए हैं आपको, उनसे रिलेटेड कंसेप्ट आपको दिए हैं। छोटी छोटी चीजों के नोट्स तो आप बना ही रहे होंगे, लेकिन इन बड़ी बड़ी चीजों के नोट्स भी बनाते रहिएगा। तो स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनुज सर में, और एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के थ्रू मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। व्हाट इज अ फ्री, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस भी कुछ तैयार कर देने हैं जो आपको परेशान ना करें। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि व्हाट इज ए फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है आपको पता है कि जब होमोलिटिक फिजन होता है, तो होमोलिटिक फिजन में क्या है कि मान लीजिए ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन भैया है, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, बोले हम अपना लेके जा रहे हैं, हम अपना लेके जा रहे हैं, तो जो स्पेसीज हमें मिलती है वो कहलाती है फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल जो स्पेसीज होती है, इसके पास एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जो पेयर में नहीं होता। इट इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होता है, क्योंकि इसके पास देखिए दुनिया में रिएक्टिव कौन होता है? जिसका जोड़ा नहीं होता। नहीं किसी के पीछे, आप ऑलरेडी पेयर्ड हैं तो किसी के पीछे क्यों घूमेंगे? घूमेगा तो वो साइकिल लेके, मोटरसाइकिल लेके, कार लेके, जो पेयर में नहीं, वो पेयर बनाना चाहता है। मींस इट इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, अपने जोड़े को बनाना चाहता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव नेचर में होते हैं। वाई आर फ्री रेडिकल्स सो नेम्ड? इनका नाम फ्री रेडिकल क्यों रखा गया? बड़ा अजीब सी बात है ना कि फ्री रेडिकल इनका नाम क्यों रखा गया, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि दीज अनचार्ज्ड स्पेसीज, अनचार्ज मतलब कोई चार्ज नहीं, सो द रिएक्टिव दे आर फ्री, यानी इनके पास ये फ्री है रिएक्शन करने के लिए, दूसरे से कंबाइन करने के लिए, और एक नया फॉर्मेशन की कंडीशन में जाते हैं। मींस वो रिएक्ट करके फ्री है रिएक्शन के लिए, और रिएक्शन के बाद एक नई स्पेसीज तैयार कर देते हैं जो स्टेबल हो जाती है। इट मींस जो रिएक्टिविटी है, फ्री है रिएक्शन करने के लिए, इसलिए इनका नाम रखा गया फ्री रेडिकल। सो दीज अनचार्ज स्पेसीज आर सो रिएक्टिव दैट दे आर फ्री टू रिएक्ट। यहां ये अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड कि वो फ्री है रिएक्शन के लिए दूसरी स्पेसीज से, और कन्वर्ट कर देते हैं एक नया फ्री रेडिकल में, और नई चीज बन जाती है। तो मीनिंग आप समझ चुके होंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? मेंशन अ लॉन्ग लिव्ड शॉर्ट लिव्ड फ्री रेडिकल। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। नॉर्मल किताबों में आपको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। ये किताबें पर्टिकुलर आपकी तैयारी के लिए हैं, और इन्हीं की तैयारी से भी मैंने भी पीजीटी निकाला है, तो इसलिए मैं आपको इन्हीं की मदद दे रहा हूं। ये क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपको जैसे कि मेंशन है लॉन्ग लिव्ड एंड शॉर्ट लिव्ड फ्री रेडिकल, ये सब क्वेश्चन आपको नॉर्मल नहीं मिल पाएंगे। तो अब हम लोग बात कर ले लॉन्ग लिव्ड फ्री रेडिकल्स, जैसे कि ट्राइफिनाइल मिथाइल। शॉर्ट लिव्ड मिथाइल हो गया। अब ये लॉन्ग लिव्ड शॉर्ट लिव्ड बताना क्या चाहता है वो बात भी तो आपको पता रहे। लॉन्ग लिव्ड का मतलब है जिसका जो फ्री रेडिकल है वो लंबे समय तक अपने फॉर्म में रहेगा, और लंबे समय तक अपने फॉर्म में इसलिए रहेगा क्योंकि उसके पास जो डीलोकलाइजेशन है वो ज्यादा होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहां पर फोर्थ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाएगा, और फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द एडिशन ऑफ द HCl ऑन आइसोब्यूटाइन। जो आइसोब्यूटाइलिन है उसको बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम लोग HCl जोड़ते हैं तो फिर इंटरमीडिएट क्या बनना चाहिए? तो देखिए व्हाट इज द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड व्हेन एडिशन ऑफ HCl ऑन आइसोब्यूटाइलिन। अब अगर हम लोग आइसोब्यूटाइलिन की बात करते हैं तो आइसो का मतलब हो गया भाई एक तरफ ब्रांच हो गई, तो ये CH कर दिया हमने, ये CH3 कर दिया, ये हमने CH3, ये आइसोब्यूटाइलिन हो गया, ठीक है ना। और इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, तो अब इसका अगर हम कार्बोकैटायन बनाना चाहें तो ये वाला H पॉजिटिव हटाएं तो ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बन जाए, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बन जाएगा। जो 3 डिग्री का कार्बोकैटायन होगा वही फिर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा रिएक्शन के लिए। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है यार। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अगर आप कायदे से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मजा नहीं आएगा। एक मैं आपको बात बता देना चाह रहा हूं, PDF आपको लगातार दूंगा, लेकिन शर्त वही है कि PDF एक दिन के बाद दूंगा। आप वीडियो को देखिए, उससे कुछ सीखिए,
और उसके बाद इसको अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दीजिए, एक एक पीडीएफ आप तक पहुंचा दूंगा। 1,3 ब्यूटाडाइइन गिव्स 1,4 एडिशन। वाई आपको पता होना चाहिए कि 1,3 ब्यूटाडाइइन जो है वो 1,4 एडिशन क्यों देता। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको ये बात समझाई थी। इन 1,3 ब्यूटाडाइइन मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड्स अरेंज करता है, यानी कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने देखा होगा बन जाता है, और रेजोनेटिंग जब बनता है तो यहां पर पाई पाई कॉन्जुगेशन यानी डी पाई वो पी पाई कॉन्जुगेशन हो जाता है, और जब पी पाई कॉन्जुगेशन हो जाएगा पी ऑर्बिटल के पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो C1V4 पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू स्टेबलाइज करते हैं, उसी की वजह से 1,4 प्रोडक्ट बनता है। भाई अगर आपने 1,4 एडिशन लोगे तो यहां पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, यहां नेगेटिव आ जाएगा, तो यहां पर एक H यहां जुड़ेगा और Br यहां जुड़ जाएगा, तो 1,4 एडिशन तो ही कहलाएगा। तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है। ये लाइन भी आप अंडरलाइन कर लो। पूछा जाए कि व्हाई द 1,4 एडिशन इज मोर स्टेबल, तो आंसर आ जाएगा कि 1,4 एडिशन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल बिकॉज इट इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल। तो आपको बताना पड़ेगा ज्यादा एनर्जी चाहिए, जितने मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मोर इज द स्टेबिलिटी। इस टर्म को भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद इन एसाइलियम आयन स्ट्रक्चर RCO पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन R। ये ज्यादा क्यों स्टेबल है, ये कम स्टेबल क्यों? अब आप इनके रेजोनेटिंग देख लीजिए। इन द स्ट्रक्चर ये ऑक्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इज कंप्लीट। यहां पर देखिएगा कि अगर यहां पर हम लोग बात देखें तो ऑक्टेट यहाँ एल्काइल ग्रुप है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन की बैलेंसी पूरी है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव लगा के पूरा कर दिया गया है, तो हेंस इट विल बी मोर स्टेबल। अब यहां देखो ऑक्सीजन बेचारा 2 पे है, कार्बन घबरा गया, कार्बन तो बर्बाद हो गया यहां पर, तो इट विल बी मोर स्टेबल इन RCO पॉजिटिव ऑक्टेट पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। यहां पर देखिए आप इसको सर्कल कीजिए, यहां पर जो है वो कंडीशन ये आ रही है कि यहां पर पॉजिटिव साइन यहां है, और यहां का मतलब कार्बन की बैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, कार्बन की ऑक्टेट पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब वो लेस स्टेबल हो जाएगा। 7th क्वेश्चन पे जाइएगा। ऑल्दो फिनॉक्साइड आयन हैज द मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देन द बेंजोइक आयन। बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब फिनॉल्स मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि अगर हम लोग बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर यहां बना लेता हूं, ये थोड़ा सा ऊपर कर दूं आपको समझ में जरूर आ जाए। ये मैंने यहां पर सपोज कर लेता हूं, ये मैंने बना दिया किसका स्ट्रक्चर, बेंजोएट आयन का। ये मैंने बेंजोएट आयन का स्ट्रक्चर बना दिया, इस तरीके से मैंने C ऐसे ले लिया, है ना। अब यहां पर क्या होगा कि जो अगर इसको भी COOH होता, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, चलिए कोई बात नहीं बच्चा, ये ऐसे। अब यहां पर H तो यहां से गया होगा ना। अब हमने क्या करना है कि इसको आपने देखा होगा यहां पर 2 ऑक्सीजन के बीच में डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, जबकि फिनॉक्साइड आयन में केवल 1 ऑक्सीजन पर की वजह से डीलोकलाइजेशन होगा। तो नेक्स्ट पेज पे इन्होंने समझाया भी होगा, वो भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, देखिएगा। यहां पर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, यहां पर 2 बने। ये फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो इसमें नेगेटिव चार्ज केवल 1 ऑक्सीजन पर हो रहा है। मैं सिंपल सा आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, मान लेता हूं एक एग्जाम्पल देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस एग्जाम्पल को मैं आपको समझाने की यहीं पर कोशिश करता हूं। देखिए ये मेरे पास में ये एक क्या है, ये प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन को एक मैं कुत्ता मान लेता हूं, डॉग मान लेता हूं। ये एक डॉग है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिए। ये एक डॉग है, ठीक। अब हमारे पास में ये जो है, ये जो C यहां पर 2 ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव यहां भी, पार्शियल नेगेटिव यहां भी है, ये डॉग है। ये हम मान लेते बोन है, हड्डी है, ये हड्डी है, बोन है। अगर हम बोन को एक धागे में बांध के ऐसे करके वाइब्रेशन करना शुरू कर दें, वाइब्रेट करना शुरू कर दें, तो कभी इस ऑक्सीजन पे ले जाएं, कभी उस ऑक्सीजन पे, तो ये कुत्ता जो है कभी इधर देखेगा, कभी इधर देखेगा, कभी इधर देखेगा, कभी इधर देखेगा, ये कंफ्यूज कर जाएगा। ये क्योंकि कुत्ते का काम होता है उस हड्डी को कैच करना। अब वो सोच रहा है कि कब नेगेटिव आए 100%, कब मैं कंबाइन कर जाऊं, और जब वो नेगेटिव 100% कभी आएगा नहीं, और आएगा इसलिए नहीं क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनों का ऐसे करके रेजोनेटिंग बहुत तेजी से हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, हाइड्रोजन कंफ्यूज है पूरी तरीके से, और जब कंफ्यूज है तो H पॉजिटिव कंबाइन नहीं कर पाएगा, और जब कंबाइन नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि लंबे टाइम तक H पॉजिटिव सॉल्यूशन में रहेगा, और लंबे
टाइम तक जब सॉल्यूशन में रहेगा तो मतलब एसिडिक करेक्टर बढ़ाता रहेगा। इट मींस कार्बोक्सिलेट आयन का जो एसिडिक करेक्टर होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड आयन या फिनॉल से भी देखें तो ये भी जान लीजिएगा। व्हाई द ग्लिसरॉल इज मोर विस्कस देन इथाइल अल्कोहल। यार कितना दमदार क्वेश्चन है, मजा आ गया कि व्हाई ग्लिसरॉल इज मोर विस्कस, ज्यादा गाढ़ा क्यों होता है। अब आप ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर जानते ही होंगे। ग्लिसरॉल में क्या होता है, CH2OH CHOH CH2OH। तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल आर द मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्डेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 OH ग्रुप्स। समझ गए ना। और इथेनॉल में क्या है कि केवल एक ही इंटरी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बन सकता है, एज ए रिजल्ट ये बन जाएगा। अब आप समझ चुके होंगे जहां पर ज्यादा मामला आपस में, भाई आपके अंदर जितना प्यार होगा उतना ही तो आप करीब चले जाओगे। जब करीब चले जाओगे भीड़ इकट्ठी होती चली जाएगी, भीड़ इकट्ठी होती चली जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि गैदरिंग डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ेगी तो सिंपल सा विस्कोसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। उसके बाद है पेरोक्साइड इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द एडिशन ऑफ HCl। बहुत ही अच्छा यार क्वेश्चन। HBr पे क्यों अप्लाई होता है, HCl पे अप्लाई क्यों नहीं होता है? इट इज ड्यू टू द ग्रेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ। मजा आ गया क्वेश्चन में। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है जबकि HBr में बॉन्ड स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में कमजोर होती है। इट कैन बी इजिली, ऊपर से नीचे आने पर बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ेगी और बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है, ये आप जान रहे होते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं व्हाई डज SO3 बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों बिहेव करता है? तो इन SO3 मॉलिक्यूल सल्फर एटम कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इन 3D एटॉमिक ऑर्बिटल। पता है कि S के अंदर 3D होती है। इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, और आप जानते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, लुईस कंसेप्ट कहलाता है ये आप जान रहे हो। इसके बाद इस क्वेश्चन पे भी मैंने गोला बना दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनिलियम आयन डज नॉट हैव एनी रेजोनेटिंग इफेक्ट। व्हाई? अब ये पॉजिटिव नाइट्रोजन पे है ना, एनिलियम आयन डज नॉट हैव एनी लोन पेयर। अब इसके पास लोन पेयर तो अंदर कहां जाएगा जब इसके पास कुछ है ही नहीं। भाई मेरे पास कुछ दान करने के लिए है ही नहीं तो मैं दान करके कहां रोटेट करके लाऊंगा उसे। तो इसके पास लोन पेयर नहीं है। जब लोन पेयर नहीं तो इसका मतलब डीलोकलाइजेशन सिस्टम में ये इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। गिव एग्जांपल ऑफ कंपाउंड इन विच द हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर। वो तो आपको पता है, डाइमर बना लेता है। दोनों भैया जो है इनका अकेले का वजन करो 60 किलो आता है, इनका वजन करो 60 किलो आता है, दोनों को मिला दो 120 किलो आता है। क्यों आता है भाई? इन दोनों में इतना बढ़िया बॉन्डिंग होती है, इतनी अच्छी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि दोनों एक दूसरे का साथ ही नहीं छोड़ते। जब साथ नहीं छोड़ेंगे तो डाइमर की फॉर्म में रहेंगे, डाइमर की फॉर्म में रहेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो ये जान लीजिए अच्छे से कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटती चली जाती है कि अब ये एक मॉलिक्यूल कंसीडर किए जाएंगे, दो मॉलिक्यूल कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ड्यूरिंग एसोसिएशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, गिनती घट जाती है। डिसोसिएशन पे नंबर बढ़ जाता है। यहां मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, नंबर घटेगा, जबकि डिसोसिएशन होता तो नंबर बढ़ता, मॉलिक्यूलर वेट घट जाता। ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। A free radical reaction slow down on terminate on addition of the diphenylamine और हाइड्रोक्विनोन। ये मिलाने पर क्यों स्लो डाउन हो जा रही है रिएक्शन, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। डाइफेनाइलामीन और हाइड्रोक्विनोन जो होते हैं ये रेडिकल एक्चुअली में क्या होता है, ये कंबाइन कर जाते हैं। रेडिकल कैचिंग एजेंट बोला जाता है इन्हें, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए। रेडिकल कैचिंग एजेंट होते हैं, इसकी वजह से फ्री रेडिकल जो है टर्मिनेट, मतलब फिर ये कैच करके आपस में कंबाइन कर लेते हैं, दोबारा फर्दर से रिएक्शन करने का चांस नहीं मिल पाता। ड्रॉ द स्टीरियो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। स्टीरियो केमिकल स्ट्रक्चर बनाना है, NaOH के साथ में SN2 मैकेनिज्म फॉलो करवानी है, तो प्रोडक्ट आपके सामने पलट के बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां पर इन्होंने बनाया होगा इस तरीके से, ये पहला देखिए पलट दिया, पलट दिया ना, और जब पलटा SN2 में जब चलता है तो आपने इन्वर्जन सुना होगा, है ना, इन्वर्जन होता है, रिटेंशन एंड इन्वर्जन हो जाता है। तो यहां पर ये Br देखिए इधर था, ये पलटा मॉलिक्यूल, आपने छाता तो पलटता हुआ देखा होगा ना, जैसे कि ये हमारा एक छाता है ना, ये छाता है, मॉलिक्यूल है। अब ये क्या होगा कि अगर आप इस छाते को पकड़ के ले जा रहे हैं तो सिंपल सी बात ये कि छाता फिर अब ऐसा बनेगा, ऐसा करके बनेगा ये। तो वही कंडीशन यहां पर अप्लाई हुई है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन एंड रिटेंशन जो होता है वो चीज है। और यहां पर क्या हुआ है, यहां लिंडलार कैटलिस्ट डाला, तो आप जान रहे हैं लिंडलार कैटलिस्ट का काम ही यही होता है कि सिंगल बॉन्ड में ना कन्वर्ट, कंट्रोल कर देना रिएक्शन को, पॉइजन की तरह इसके अंदर बिहेव करता है। PDBSO फिर CS CaCO3 जो भी है, और प्लेटिनम पैलेडियम कैटलिस्ट की तरह काम करता है। इसके बाद एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड्स।
टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक, ये तो आप भी जान रहे होंगे। एराइल हैलाइड्स जो होते हैं, इस पे गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस को भी एक्सप्लेन किया जाता है। यहीं पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस भी इसी टर्म पे कि एराइल एल्काइड्स मतलब एराइल हैलाइड्स आर रेजोनेंस स्टेबलाइज एज ए रिजल्ट becomes difficult to replace the hydrogen atom by the nucleophile because CX bond is shortened। भाई डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है ना इसके अंदर, दिस इज नो रेजोनेंस इन द एल्काइल। ये डबल बॉन्ड करेक्टर आपको CX में नहीं मिलेगी, जो एल्काइल वाला होगा। एराइल के अंदर जो होता है वो वहां पर डबल बॉन्ड करेक्टर क्रिएट हो जाता है ना। आपने जैसे अगर बना के भी मैं आपको बात करूं, बना करके बात करूं तो बना करके बात ये हो जाती है कि जैसे मान लो मैंने ये लिया, यहाँ Cl पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, अब अगर ये यहाँ गया तो डबल बॉन्ड आया ना, तो ये बाहर आ गया, तो डबल बॉन्ड हुआ, शॉर्टन हो जाता है। इस वजह से ये इस एडिशन को, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को फॉलो नहीं कर पाता है। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट, ये मैंने पढ़ाया एक वीडियो में, ये वीडियो जो मैंने एक्सप्लेन की है उसको देखिएगा, उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन समझाया हुआ है। इससे पहले जो वीडियो बना रखी है उस वीडियो को देखिएगा ध्यान से, उसमें फुल क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ में मैंने पूरी वीडियो ही इसी पे बना रखी है, तो ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। 17th क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए, नहीं कहेंगे सर आपने क्वेश्चन पार कर दिया। देखिएगा, गिव द स्ट्रक्चर एंड मेजर प्रोडक्ट ऑफ द 3 इथाइल 2 पेंटीन को मैंने समझाया हुआ है। शायद वहां मिथाइल समझाया, इथाइल में, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल मैंने समझाया हुआ है, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, है ना। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं द सेंट्रल कार्बन बॉन्ड इन 1,3 ब्यूटेन। ये तो आपको पता है कि इसके अंदर पाई कॉन्जुगेशन हो जाता है, तो ये क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे पहुंच लेते हैं। अच्छे क्वेश्चंस के साथ में आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, तो आपको पता ही है और इस पे दिक्कत ना दीजिए। 18 पे आ जाते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि CHCl3 इज मोर एसिडिक देन CHF3। CHCl3 ज्यादा एसिडिक होता है CHF3 से। रीजन साफ दिखाई दे रहा है। द कॉन्जुगेट बेस जब बनेगा CHCl3 का तो CCl3 फ्री रेडिकल बन जाएगा। इज मोर स्टेबल देन द CH, यानी ये जो बनेगा भाई इसमें H पॉजिटिव, सॉरी मैंने बोल दिया, CCl3 यहां पर इस तरीके से ये कंडीशन पैदा हो जाएगी, H पॉजिटिव यहां से रिलीज हो जाएगा, है ना। तो अब वो होता क्या है कि यहां पर जो CCl3 इज स्टेबलाइज्ड विद -I इफेक्ट। भाई यहां पर 3 Cl है ना, यहाँ F है। अब आप कहोगे साहब यहां तो ज्यादा लगना चाहिए, तो -I इफेक्ट ऑफ क्लोरीन एटम एज वेल एज द p पाई d पाई डिलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। CF3 इज स्टेबलाइज्ड बाय माइनस, दोनों में लग रहा है F एटम्स, लेकिन ये जो फ्लोरीन एटम कैन नॉट डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट इज नॉट हैव d ऑर्बिटल। ये d ऑर्बिटल इसमें नहीं होती है। d ऑर्बिटल ना होने की वजह से इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर d ऑर्बिटल ना होने की वजह से ही ये कंडीशन पैदा होती है कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती तो ये दूसरी, भाई डी ऑर्बिटल भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एक जगह कंसंट्रेट है ना, वो डिलोकलाइज नहीं हो पा रहा है। बात यहां पर ये 19th क्वेश्चन पे आ जाइए कि 19th क्या कर रहा है, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ऑल लूजेस द 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, लूज कर दिया वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव द टेट्रामिथाइल इथाइलिन एज ए मेजर प्रोडक्ट। अब आपको मैं बता देता हूं, अगर आपने ये बनाया तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्या ऐसा नहीं हो सकता था H यहां से निकल जाता, डबल बॉन्ड इधर जाता ना। आपको पता है कि इसमें होता यह है कि जब H पॉजिटिव जोड़ेंगे तो सबसे पहले तो ये यहां पर जुड़ेगा H पॉजिटिव। भाई H पॉजिटिव यहां जाएगा, इसको लेके आएगा जो इन्होंने यहां पर दिखाया हुआ है। पहले ये H2 बनाया, OH2 बनाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, ये निकल जाएगा। अब ये बन गया, अब ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। अब स्टेबलाइज कैसे करेगा, स्टेबलाइज करने के लिए यहां पर मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, और मिथाइल जब शिफ्ट होगा तो इसका मतलब है इस टाइप का कंपाउंड आपके सामने तैयार हो जाएगा। भाई ये यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए, ये वाला मिथाइल शिफ्ट इधर हुआ तो ये वाला क्या होगा, हाइड्रोजन जो ऊपर दिखेगा ये खट से इसके पॉजिटिव पे चला जाएगा, तो ये कंडीशन पैदा हो जाएगी। भाई ये बॉन्ड हम, भाई हाइड्रोजन दिखाएं इस पे पॉजिटिव दिखा रखा है, चलिए ये दिखा रखा। अब इसका बॉन्ड जो है इधर ट्रांसफर कर दो, पॉजिटिव निकाल दो, जब पॉजिटिव निकाल दोगे H पॉजिटिव तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल, ये आप जानते हैं, एज कंपेयर टू 2 डिग्री, यानी 3 डिग्री एज कंपेयर टू 2 डिग्री एज कंपेयर टू 1 डिग्री, आपको ऑलरेडी पहले से पता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या, परऑक्साइड की प्रेजेंस लगा दी। अब ये बताओ क्या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल HCl पे काम करता है। तो इन एल्कीन क्वेश्चन इज अनसिमेट्रिकल बट HCl डज नॉट शो द परऑक्साइड।
देखिए आ गई ना वही बात कि HCl पे peroxide इफेक्ट शो नहीं होता है, hence the product will be formed in accordance with the Markovnikov rule. Again very very important rule और again very very important question, क्योंकि अधिकतर लोग peroxide लिखा देख के खट से इसमें उल्टा जोड़ देंगे, जबकि Cl यही जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन का नंबर कम होता है और ना H यहाँ जुड़ जाएगा पड़ोस वाले पे, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाइएगा जरूर, बिल्कुल ध्यान से लगाइएगा। अब इसके बाद द एसिड कैटालाइज्ड dehydration of the tertiary butanol is faster than that of the N-butanol. Why? Normal butanol. तो ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वही कार्बोनियम आयन स्टेबलाइज हो जाएगा 3 डिग्री का और 1 डिग्री वाली कंडीशन है, तो वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत। इसकी पीडीएफ मैं आपको दूंगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हो। अब आपने BrCCl3, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अब देखिए हमने क्या करना है कि भाई हमारे सामने है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है, तो इसमें करना क्या है कि जो पेरोक्साइड है बेंजोइल वो फ्री रेडिकल बना देगा। जब फ्री रेडिकल बनाएगा तो वो क्या करेगा, फ्री रेडिकल अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए CO2 निकाल देगा, फिनाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। फिनाइल फ्री रेडिकल इस पे अटैक कर देगा, ये CCl3 अलग फ्री रेडिकल बन जाएगा और उसके बाद Bre बन गया। अब जो कंपाउंड बना है वो उस पे CCl3 फ्री रेडिकल अटैक करके जुड़ जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ गया। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर करिएगा, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे आपके GIC मेन में और आपके आश्रम पद्धति एग्जाम में। उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। सर ये तो सिंपल सी बात है कि ओवरलैपिंग होगी और जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग होता चला जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है यार, देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, मजा आपको आ जाएगा, बिल्कुल आएगा आपको। एक्सप्लेन व्हाई ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ रेजोनेंस फॉर्म, हर स्ट्रक्चर इसमें रेजोनेंस फॉर्म क्यों नहीं है, इसको आप पढ़ के कर सकते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है, एक तो O2 का एग्जांपल है और एक आपका हाइड्रोक्सिलैमीन का एग्जांपल है और एक आपका ये आपका प्रोपीन 2 ऑल का एग्जांपल है, नहीं है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसके स्ट्रक्चर में आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ मैं आपको रोके हुए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको पढ़िए, है ना, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग यहाँ रोक देते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है वहां पर पिक्चर आ रही हो मेरी, शकल मेरी दिखाई दे रही हो इसलिए ना बन पा रहा हो। अब यहाँ ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्वानिडीन इज मच स्ट्रॉन्गर बेस देन, बहुत ही यार उम्दा क्वेश्चन है, मजा आ जाता है ऐसे क्वेश्चन देख करके कि इनको लगाने का मन करने लगता है। 25वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पे आइए, ग्वानिडीन इज मच स्ट्रॉन्गर, क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है ग्वानिडीन। तो अगर आप ग्वानिडीन के मॉलिक्यूल को देखते हैं तो द नाइट्रोजन एटम ऑफ NH2 ग्रुप शुड बी प्रोटोनेटेड ड्यू टू द लेस s करेक्टर, बट एक्चुअली अब देखिए ये हमने बनाया कंपाउंड। अब इस कंपाउंड में क्या करना है कि अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है। ये लोन पेयर भाई ये क्या होगा कि अगर हमने क्या करना है कि ये वाला बॉन्ड इधर लाएं तो इस पे अवेलेबिलिटी या फिर इलेक्ट्रॉन बढ़ती चली जाएगी और अवेलेबिलिटी जब बढ़ेगी तो यहां पर क्या होगा कि H पॉजिटिव कंबाइन कर जाएगा। उसके बाद डीलोकलाइजेशन ऑफ ये जो यहां पर डेंसिटी है लोन पेयर की वो बढ़ेगी और जब डेंसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से जहां पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती, देखिए N of the N positive group is protonated because this produces symmetrical resonating stabilize। अब आप प्रीवियस पे चले जाइए, इस पन्ने को देखिए, यहां से H पॉजिटिव कंबाइन हुआ, ये NH2 पॉजिटिव बना। अब इसको आप स्टेबलाइज करिए, कैसे करेंगे, अगर आप ये बॉन्ड इधर भेज देते हैं तो डबल हो जाएगा ना, ये खत्म हो जाएगा, देखिए खत्म हो गया। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम लोग ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वाला बॉन्ड जो है हम इधर भेजते हैं तो पॉजिटिव यहां आ जाएगा, यानी जो इसकी अवेलेबिलिटी है लोन पेयर की वो बढ़ जाएगी। अवेलेबिलिटी जब लोन पेयर की बढ़ती है जनाब तो फिर बेसिक करेक्टर बढ़ता चला जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आ जाते हैं कि CF3 का होल थ्राइस N हैज नो बेसिक प्रॉपर्टी वाई। अरे यार कितना अच्छा क्वेश्चन है। फ्लोरीन बहन जी इतना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखेंगे कि नाइट्रोजन भैया परेशान हो जाएंगे, अवेलेबिलिटी लोन पेयर की यहां पर डाउन। द CF3 ग्रुप हैज स्ट्रॉन्ग माइनस आई, अपनी तरफ खींच कर रखना ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीजेस। दिख रहा है ना साफ, अब इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं रह गई। जब CF3 लगे तीनों तरफ पुलिंग लगा हुआ ग्रुप, जब पुलिंग ग्रुप लगा हुआ तो इलेक्ट्रॉन फिर नाइट्रोजन पर रुक ही नहीं पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, बेसिक करेक्टर डाउन हो जाएगा।
101%. Which of the two alkyl chlorides first and second will be undergo faster hydrolysis in an SN1 process? Explain. ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इनमें सिंपल है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए 27वां क्वेश्चन और करिए। विच ऑफ द टू एल्काइल क्लोराइड्स फर्स्ट एंड सेकंड, दो एल्काइल क्लोराइड दे रखे हैं, एक ये, यहाँ थोड़ा टर्सरी वाला मामला है, तीनों में यहाँ पर केवल प्राइमरी वाला मामला है ना। विल अंडरगो फास्टर। अब आपको पता है कि SN1 रिएक्शन कौन बढ़िया शो करेगा, ये वाले ज्यादा अच्छे शो करेंगे। क्यों शो करेंगे? यहां पर सिर्फ सिंपल सी बात यह है कि जब द एल्काइल क्लोराइड सेकंड विल बी फास्टर, देखो हाइड्रोलाइज्ड बाय द SN1 बिकॉज टर्सरी कार्बोकैटायन तो स्टेबल होगा। अब आप कहेंगे सर यहां भी तो टर्सरी बन जाएगा, ठीक है, उस बात को भी बताते हैं। इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। द टर्सरी कार्बोकैटायन formed in the first is not stabilized by hyperconjugation। एक लाइन में बात खत्म कर दी गई। अब आप ये बताइए इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है, इस पे हाइड्रोजन है, इस पे हाइड्रोजन है। जब हाइड्रोजन नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन यार कहां से हो जाएगी? जब हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगी साहब तो फिर स्टेबिलिटी डाउन होती चली जाती है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि ऑप्टिकली एक्टिव 2-iodobutane ऑन ट्रीटमेंट विद NaI इन एसीटोन गिव द प्रोडक्ट विच डज नॉट शो द ऑप्टिकल एक्टिव एक्सप्लेन। ये तो फिर आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप इजीली ऑप्टिकली एक्टिव 2-iodobutane बना ही लेंगे ना, है ना। ऑन NaIC ट्रीटमेंट इन द एसीटोन, आप समझ गए होंगे कौन सी रिएक्शन है एसीटोन। ये रिएक्शन हो जाती है आपकी कौन सी? फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। तो अब आप पढ़ लीजिएगा। 2-iodobutane इज सेकेंडरी हेलोएल्केन इन एसीटोन, सॉल्वेंट इज अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन process. So the treatment of the 2-iodobutane with NaI and acetone iodine exchange takes place due to the backside attack by iodine. The configuration of 2-iodobutane is inverted when the half of the initial amount of the 2-iodobutane is consumed and equimolar mixture of enantiomer is obtained which is not optically active। ये बात याद ध्यान रखना। अगर रिएक्शन को आपको दिखाना है तो रिएक्शन इन्होंने दिखा रखी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आप समझ ही चुके होंगे इसमें क्या करना है। SN2 मैकेनिज्म बैक साइड से अटैक होता है, ये तो आपको पता है। फिर ये दोनों ने, ये एक बॉन्ड मजबूत होता है, एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो, एक बॉन्ड वीक हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आ जाइए, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टीरियोआइसोमर्स फॉर्म्ड व्हेन cis-2-butene इज रिएक्ट विद ब्रोमीन। ये cis-butene है, इसको ब्रोमीन से रिएक्शन करा दो, Br जोड़ दो, तो एक क्या बनेगा? एक प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा और एक प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद वो बना लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, चलिए ठीक है। इसके बाद अरेंज द एसिड, इनको अरेंज करना है किनके? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ K। तो मोर इज द वैल्यू ऑफ K, मोर इज द एसिडिक करेक्टर। मोर एसिडिक कहाँ होगा? जहां Cl पास में होगा। तो यहाँ 2 Cl ठुके हुए हैं, जहां 2 Cl ठुके हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 क्लोरीन खींचेंगे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन। इसको अगर चाहो तो एक्सप्लेन भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। 2 क्लोरीन है -I, जितना क्लोरीन पास होगा एज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप मूव अवे फ्रॉम द COOH ग्रुप, एसिडिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले में देखो कहाँ, पहला ढूंढो, इसमें है ही कहाँ, में तो दिख भी नहीं रहा। 4th 3rd 2nd 1st ये है, तो यहाँ सबसे दूर है लेस -I, यहाँ थोड़ा पास आ गया मोर -I, यहाँ और पास आ गया मोर -I, यहाँ 2 लग गए खींच लेगा, बहुत ज्यादा -I। तो 4th 3rd 2nd 1st, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग चलो व्हाट, इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द मैलिक एसिड बाय 1% एल्कलाइन केमोनोफोर, यानी बेयर्स रिएजेंट। जब बेयर्स रिएजेंट डालते हैं तो आपको पता, मैंने पढ़ाया कि OH फटाफट लगा दीजिए। ये मैंने पहली वीडियो में ही आपको समझाया, जहां मैंने धमाकेदार एक्सप्लेनेशन दिया था, उसी में ये बात बताई थी। जब भी बेयर्स रिएजेंट पड़ेगा तो डाइऑल बनते ही बनते हैं, ये कंसेप्ट मैंने वहां क्लियर किया था। तो इस पे मैंने बहुत सारे डिस्कशन भी कर रखा है, इंपॉर्टेंट है जनाब। तो इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए वीडियो। कारण सिर्फ इतना है कि आप पढ़ें, आपके दोस्त भी पढ़ लें। जो बेचारे लोग परेशान हैं, जिनके समस्याएं बहुत सारी हैं, उनकी मदद के लिए अनु शर्मा पूरी तरीके से तैयार है। तो आप साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेहनत करिए और आगे बढ़ते रहिए। और इस आगे बढ़ने में आपकी मेहनत ही एक ऐसी चीज है जो आपके काम आएगी। हम लोग तो मात्र एक गाइड है, मात्र एक रास्ता है, हम मात्र एक मीडियम है, लेकिन पहुंचना आपको है, मेहनत आपको करनी, सफलता आपको प्राप्त करनी है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप भरपूर तैयारी से लगे रहिए, पूरे जोशो खरोश से लगे रहिए और उतार दीजिए पूरी केमिस्ट्री अपने जहन के अंदर, कि वो केमिस्ट्री उतार दीजिए कि जब एग्जामिनेशन आए
तो फिर कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। घर पे आके सीना चौड़ा करके बैठना, कॉन्फिडेंस फुल रखना। यार जिस दिन मैं भी इंटरव्यू दे के आया उस दिन मेरे चेहरे पे बहुत कॉन्फिडेंस था। मैंने कहा सर पूछिए, 30 मिनट का इंटरव्यू दिया साहब मैंने, 30 मिनट का, लोगों का 5-5 मिनट में खत्म हुआ है, लेकिन मैंने 30 मिनट का दिया। उस 30 मिनट में मजा आया था, मैंने भरपूर जिया है, 30 मिनट को पूरी तरीके से जिया था उस दिन। तो आप भी इंटरव्यू तक पहुंचिए। जीआईसी मेन इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें तो केवल रिटन है, जितनी ताकत है लगा दीजिए। यहाँ तो इंटरव्यू का कंसेप्ट ही नहीं है, तो इसलिए इस ताकत को पूरा उतार दीजिए मैदान जंग में और सिलेक्शन करके अपने आगे नाम के आगे का वर्ड लिखवा लीजिए, जिसको पीजीटी या लेक्चरर बोलते हैं। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये शब्द आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आपको फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और नए नए क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा। पीडीएफ आपको लगा दूंगा, लेकिन पहले आप भरपूर तरीके से वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग पढ़ सकें। थैंक यू।